नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका मिश्रा, असिस्टेंट टीचर श्रावस्ती, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध प्रभावी कक्षा शिक्षण से होता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण कैसे हो, इसके बारे में जो टीचर्स कंपेंडियम में बात की गई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रभावी कक्षा शिक्षण कैसे हो, इसके बारे में हमने देखा था कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो अंग्रेजी के 26 अक्षरों A से Z तक हैं। अब आज हम अपने इस वीडियो में क्रमशः एक एक करके चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि A एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी से शुरू होकर के ज़ील यानी जोश व उमंग तक कैसे हमने इन्हें कैटेगराइज किया था। आज हम देखेंगे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अर्थात सक्रिय भागीदारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने के लिए यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सक्रिय भागीदारी के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर्स करें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। कक्षा में सभी को सीखने का अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसे क्रियाकलापों का चयन करें जिनमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें। गतिविधियों के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनिए। बच्चों को छोटे छोटे समूहों में अपने विचार और अनुभवों को कहने का अवसर दीजिए। बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इसके अलावा बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत तथा अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराइए। ये हो गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में टीचर्स क्या करें। शिक्षकों को बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना है, सीखने सिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है, अपनी बातों को कहने का अवसर देना है, बच्चों को अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये हो गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का ए अर्थात सक्रिय भागीदारी। दूसरा है बिजी क्लासरूम। बिजी क्लासरूम के अंतर्गत टीचर्स को क्या करना है? उसके अंतर्गत सीखने के लक्ष्य अर्थात लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरह तैयार कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दूसरा, बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए। वह कक्षा में किस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे अथवा कराएंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन तथा कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिका, वर्कबुक, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों के साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। ये था बिजी क्लासरूम के अंतर्गत टीचर्स को क्या करना चाहिए। अब आती है प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के अंतर्गत सी मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी सहयोगी अधिगम। सहभागी सहयोगी अधिगम के अंतर्गत इस अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूहों में कार्य करके सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार छोटे समूहों की गतिविधियां। अब हम आते हैं सी पर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहभागी सहयोगी अधिगम के लिए टीचर्स को क्या करना है? कक्षा में 3 से 4 छोटे समूहों को बनाना चाहिए। 3 से 4 छोटे समूहों को बनाइए। प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य अर्थात गतिविधि का चयन कीजिए। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताइए, जैसे सभी लोग अपने समूहों में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। चौथा है समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कीजिए। सीखने के स्रोत और विचारों में हिस्सा या भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों के प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित कीजिए। अब आती है बात डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात कार्य प्रदर्शन की। कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य
यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में शिक्षक और बच्चे द्वारा किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने का है। यह व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसे मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण, सिमुलेशन भी कहते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन और प्रतिरूपण की ज़रूरत होती है। हमें इसे अपने कक्षा शिक्षण में ध्यान रखना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम टीचर्स को क्या करना है, कंपेंडियम में इसके बारे में जो बात की गई है वह है, विषय के ऐसे लर्निंग आउट का चयन करें जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान या पर्यावरणीय अध्ययन विषय। दूसरा, बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए कि वो कैसे प्रदर्शन करेंगे। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछते रहें, ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। अब आती है 5वीं सीढ़ी, ई अर्थात एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं। शिक्षकों को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। इसके लिए हम टीचर्स को क्या करना चाहिए? कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखें। बच्चों को बातचीत और गतिविधियों से अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के लिए आशान्वित रखें। बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अब एफ मीन्स फीडबैक या प्रतिपुष्टि। फीडबैक या प्रतिपुष्टि, फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हमारे शिक्षकों और बच्चे दोनों को भी किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ का पता चलता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम के लिए हमने शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उसकी कमियां और उन कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को तुरंत फीडबैक देना चाहिए, किंतु फीडबैक देते समय ध्यान रहे कि बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दूसरा, बच्चों को उनकी प्रगति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक देना चाहिए। कब और कहाँ कैसे फीडबैक देना है, इसका चयन हम शिक्षकों को स्वयं करना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से बच्चों को फीडबैक देना चाहिए। क्विज के माध्यम से औपचारिक एवं मुस्कुराहट, थपथपाहट जैसे प्रोत्साहन से अनौपचारिक फीडबैक देना चाहिए। अब हम आते हैं प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के जी चरण पर। जी मीन्स गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है, जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। शिक्षण को गोल सेटिंग, शिक्षक को इसके लिए क्या करना चाहिए, इनके लिए भी 4 बातें बताई गई हैं। निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य और कार्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहें। कक्षा में बच्चों के विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य करें। उसके अनुरूप शिक्षण योजना बनाएं। लक्ष्य के निर्धारण और क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों और उनकी आयु को ध्यान में रखकर करें। बच्चों की विषयवार ज़रूरत को पूरा करने के लिए लक्ष्य की समयबद्ध समीक्षा करें। ह्यूमर, एच फॉर ह्यूमर। अब हम आते हैं एच पर। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ही ज़रूरी है। यह तनाव दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंदमयी व पढ़ने लायक बनाता है। कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने और हास परिहास के लिए चुटकुले, मुहावरे, हास्य कविताएं जैसे क्रियाकलापों को भी यथासंभव प्रयोग करें। अपनी कक्षा में हास परिहास
अपनी कक्षा में हास परिहास के प्रभावों को शिक्षक डायरी में प्रतिदिन लिखें। नाउ वी विल कम ऑन आई, इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सभी की योग्यताएं एवं ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना ज़रूरी होता है। इसके लिए शिक्षकों को क्या करना है, आइए जानते हैं। कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चों के व्यवहार का अवलोकन, बच्चों के आसपास के वातावरण, बच्चों के मिलने जुलने की प्रक्रिया, उनकी रुचियों और सामर्थ्य तथा सीखने की इच्छा को जानिए और उनका अभिलेखीकरण करना। तीसरा, लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करना। चौथा, बच्चों के अभिभावकों से भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना और निर्देशन देना। पाँचवां, बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने और देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इंडिविजुअल नीड के अंतर्गत आता है। जे फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन लर्निंग आउटकम को प्रतिदिन सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए टीचर्स को क्या करना है, बच्चों को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों को एक फ्रेमवर्क दीजिए, जैसे दिनांक, विषय, पाठ का नाम और संख्या, लर्निंग आउटकम और लर्निंग आउटकम की प्रगति, समझ में आया या सहयोग की ज़रूरत। नेक्स्ट, बच्चों को उनकी निजी शैलियों में लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अधिगम पत्रिका पर आपसी विचार विमर्श का मौका दें। अब आते हैं के पर। के अर्थात नॉलेज, नोइंग द लर्नर अर्थात अधिगमकर्ता को जानिए। नोइंग द लर्नर के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं, अधिगमकर्ता अर्थात बच्चों के पूर्व ज्ञान, वर्तमान, लर्निंग आउटकम, उनकी स्थिति, अभिवृत्ति और रुचियों को जानना समझना जरूरी है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन अधिगमकर्ता को जानने पर ही निर्भर होता है। इसके लिए टीचर्स को क्या करना है, बच्चों के स्वभाव और ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्र करना, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, बच्चों के वर्तमान ज्ञान और नए कार्यों से संबंध जोड़ना, शिक्षण योजना बनाते समय, पढ़ाते समय, मूल्यांकन करते समय यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत उपयोगी होता है। अब आते हैं लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापन पर। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध जानने पर और स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। टीचर्स डूज, शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रम अर्थात सीक्वेंस ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम के उद्देश्य, उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रमानुसार तकनीकों और तरीकों में आपसी तालमेल और समायोजन होना चाहिए। अपने शिक्षण का मूल्यांकन और फीडबैक, सोच विचार और बच्चों की अधिगम पत्रिका, बच्चों की डायरी को लिखवाना जैसे कार्यों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि हम सभी शिक्षकों का शिक्षण प्रभावी हो सके। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु अंतः पाठों इंट्रा लेसन का प्रावधान कीजिए। अब नाउ वी विल कम ऑन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अर्थात संसाधनों की व्यवस्था। संसाधनों की व्यवस्था प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो शिक्षण कार्य प्रभावी व सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए
समय प्रबंधन बच्चों को शिक्षण संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावी हो सकता है। इसके लिए टीचर्स डूज: समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए। बच्चों का शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में प्रयोग करें। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था लर्निंग आउटकम के आधार पर तय करें, जैसे तत्वों के नाम और उनके प्रतीकों को सिखाना है तो बच्चों को उनके अनुक्रमांक के अनुसार 1 यानी H, 2 यानी हीलियम, 3 यानी लिथियम, इस तरह से संख्या वाले 30 अनुक्रमांक तक संख्या वाले बच्चों तक करें। कक्षा में बच्चों को समूह में विभाजित करके उनकी सहायता के लिए सभी समूहों तक जाइए। नाउ वी विल कम ऑन N अर्थात निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। बातचीत एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। टीचर्स डूज: बातचीत हमेशा लर्निंग आउटकम से संबंधित हो। चित्रों के माध्यम से कहानी, कविता का उपयोग करके होनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बिना संकोच, डर या तनाव के विषय वस्तु को लेकर आएं। बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य कीजिए। आउटडोर लर्निंग: कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियाँ। अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं, जिससे कि वे पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकें। टीचर्स डूज: अधिगम कार्यों की सूची बनाएं जिनमें कक्षा के बाहर की गतिविधियों की ज़रूरत पड़ती है। कक्षा के बाहर की गतिविधियों के लिए समय का चयन करें। शैक्षिक यात्रा हेतु कार्यक्रम बनाएं। नेक्स्ट, बच्चों को शैक्षिक यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताना और उनसे आपको क्या अपेक्षाएं हैं, किस सहायता की ज़रूरत है, यह भी बताना। नेक्स्ट, बच्चों के अभिभावकों को सूचना दीजिए और उनकी सहमति भी प्राप्त करें। बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए। नाउ P फॉर प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय है। उदाहरण के रूप में मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना ऐसे तरीके हैं जिनमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों के वास्तविक प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए तत्पर रहें। बच्चों के प्रयत्नों और उपलब्धियों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त शब्द और कार्य का चयन करें। कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा एवं प्रोत्साहन दीजिए। लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। प्रशंसा तत्काल की जानी चाहिए, विलंब से नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्विज अर्थात प्रश्नोत्तरी या पहेली। प्रश्नों का वह समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने के लिए सहायक होता है। यह मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। टीचर्स डूज: प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य निश्चित हो, इसका स्वरूप भी तय कर लीजिए, जैसे कि यह खेल के रूप में होगा अथवा प्रतियोगिता के रूप में। प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक या लिखित है, इसे तय कर लेना चाहिए। बच्चों को स्वयं त्रुटि सुधारने और प्रश्नोत्तरी में अंक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। योजना के मुताबिक प्रश्नोत्तरी को संगठित कीजिए। नाउ आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का उत्तरदायित्व। अधिगम के उत्तरदायित्व से तात्पर्य स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात CWSN के लिए स्व अधिगम सेल्फ लर्निंग हेतु शिक्षकों के स्वदायित्व उपयोगी होते हैं। इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करिए
कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। बच्चों के अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण करें। बच्चों में सम्मान और स्वधारणा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता के अनुभव उपलब्ध कराएं। अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता कीजिए जो उन्हें सफलता की ओर ले जा सकती है। बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास कराइए। अब आते हैं एस फॉर सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। सफलता ही सफलता को जन्म देती है। सफलता सीखने वाले के पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती है। जब बच्चे विश्वास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए सफलता के अनुभव की कार्य योजना बनाइए। कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में बनाइए जिससे ये आसान और चुनौतीपूर्ण हो। धन्यवाद।